प्रभाकर यादव लर्निंग 5 पाठशाला पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज का दिन मंगलवार है। आज हम न्यूट्रॉन बैच का आगाज लेकर आ गए हैं। आज से आपका न्यूट्रॉन बैच आरंभ हो रहा है। न्यूट्रॉन बैच आज से आपका शुरू हो रहा है, जिसमें हम केमिस्ट्री की क्लास लेकर आ चुके हैं। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम उस पदार्थ के बारे में जानेंगे, मैटर के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। हमारे वातावरण में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं बेटा, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं वो सब पदार्थ है। एनीथिंग इज मैटर, सब कुछ पदार्थ है। आइए यहाँ पर पदार्थ शब्द से हम अपना प्रारंभ करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर। ये बेटा वो मैटर नहीं है कि गांव घर में जो लड़ाई झगड़े हो गए, मैटर खड़ा हो गया, वहां पे आप पहुंच गए। ये केमिस्ट्री का मैटर है, ये दूसरा मैटर है। वो मैटर दूसरा है, ये मैटर दूसरा है। आज हम इस मैटर के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या है। हमने बताया कि पर्यावरण में जो भी चीजें उपस्थित हैं वो सबके सब पदार्थ हैं। तो आप अपने पेन पेपर में हेडिंग लगाइए, पदार्थ, मैटर होता क्या है। तो इसकी आगे लिखिए डिफिनीशन इसकी। हर प्रत्येक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनीशन क्या लिखी, हर प्रत्येक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है द्रव्यमान वो पदार्थ कहलाती है। मतलब कोई भी वस्तु है उसका कुछ भार होगा बेटा, वजन होगा, और वो स्थान घेरेगी, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे ये बेटा मार्कर है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, ये 25 या 30 ग्राम का होगा या 20 ग्राम का होगा, और इसको जब हम रख रहे हैं तो ये बेटा इतना स्थान घेर रही है, तो ये क्या हो गई, पदार्थ हो गई। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है अपना, ये क्या है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और ये स्थान घेर रहा है, ये क्या है, पदार्थ है। क्या है, मैटर है। ये सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, वह प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका बेटा उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। इसका उदाहरण है जैसे हवा, पानी, लकड़ी, आकाश, कुर्सी, मेज, गद्दा आदि। यहाँ पर हमने जो वस्तुएं, जो चीजें ली हैं, इनका बेटा कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और ये चीजें स्थान घेरेंगी, ये पदार्थ कहलाएंगी। यहाँ तक आपको उम्मीद है मैटर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ क्या होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आप लगाओगे शायद, अगली हेडिंग आप लगाइए, पदार्थ का भौतिक
स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आप हेडिंग लगाएंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें हम पहला लिखेंगे बेटा, मतलब फिजिकली तरीके पे आपको पदार्थ दिखाई कैसे देगा, हम पदार्थ को कैसे देख पाएंगे। जैसे ये मार्कर है, आपको दिखाई देगा। कुछ पदार्थ बेटा हमें दिखाई देते हैं, कुछ अदृश्य रहते हैं, लेकिन वो भी पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा, जैसे हम चौक देखते हो, जैसे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड होता है, मास्टर आपका चौक से लिख रहा होता है, तो वो चौक देखते हो सफेद व्हाइट कलर की जो होती है, वो ऐसे छोटे 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 ऐसे पार्टिकल से बनकर एक चौक बन जाती है। तो उसको पीस कर, जब आप चाक को पीस कर देखोगे तो एकदम महीन छोटे छोटे कण से होती है, तो वो बाद में चौक बन जाती है। वैसे यहाँ पर बोल रहा है पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पहला पॉइंट, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे परमाणु वगैरह होते हैं, जो बेटा आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम क्या देखें, पदार्थ के कण, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने बताया बेटा आपको चौक का एग्जाम्पल, उसका आप पीस कर देखोगे तो कण एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं, और छोटे छोटे कण मिलकर क्या बना देते हैं, चौक बना देते हैं। तब तक आप यहाँ तक नोट करिए, या मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पॉज करके आप लिख सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि पदार्थ क्या होता है, मैंने पदार्थ की डिफिनीशन बताई, उसका एग्जाम्पल बताया, और पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैंने बताया हर एक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए, उसके बाद बताया पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला पॉइंट क्या बताया, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने आपको चौक का एग्जाम्पल दिया। दूसरा बताया कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये अब तीसरा हेडिंग आपकी है, आप लगाइए पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपकी तीसरी हेडिंग है। बेटा अभी तक आप क्लास 8 में थे, अब आप क्लास 9 में आ गए हो। क्लास 9 में आ गए हो, क्लास 8 में क्या होता था, टेक्स्ट बुक के पीछे आपका जो क्वेश्चन होता था आपकी मैम उसे लिखा देती थी, आप रट्टा मार लेते थे। लेकिन अब आप आ गए हो क्लास 9 में, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा स्टैंडर्ड हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर दिमाग कंसंट्रेट बनाना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें स्टैंडर्ड मिलेंगी, तो आप फोकस करके पढ़िए। ठीक है,
तो आइए हम तीसरी हेडिंग के बारे में बात करते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। इसमें बेटा क्या है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताऊंगा, जो चीजें अभी के लिए ये थ्योरी है बेटा, इसी में से कॉन्सेप्ट निकलेगा आपका। अगर आप फोकस होकर नहीं पढ़ोगे तो कल जब मैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, पदार्थ का वर्गीकरण, तब चीजें यहीं से आपको वहां पर चीजें बताई जाएंगी, चीजें यहीं से आपकी निकल कर वहां पे आएंगी। तो आप यहाँ पर भी फोकस होकर पढ़िए बेटा। पहला इसमें लिखते हैं, पहला पॉइंट पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण के बारे में। पदार्थ के कण पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण में पहला पॉइंट है आपका, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, अर्थात पदार्थ के कण एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। उसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ कण एक दूसरे के रूप में समावेशित हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं बेटा, उदाहरण इसका लिखिए, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे नमक और पानी का विलयन, ठीक है। दूसरा चीनी और पानी का विलयन, ठीक है। और मैंने आपका एग्जांपल ले लिया जैसे कॉफी, और एग्जांपल जैसे आपका चाय, नींबू और पानी, ठीक है। तो पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नमक और पानी, जब बेटा आपको देखते होंगे कि जब गर्मियों में किसी को थोड़ा दिक्कत होता है तो नींबू पानी, नमक पानी, चीनी पानी का घोल पिलाया जाता है। तो उसमें देखते हो कि जब पानी में आपको चीनी घोलते हैं तो एक समय आता है कि चीनी पूरी तरह से पानी में विलय हो जाती है। तो वही इसमें कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, मतलब पानी के बीच में रिक्त स्थान था तभी तो चीनी उसमें घुल पाई। और वैसे नमक और पानी का विलयन है, जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो एक समय आता है कि नमक हमें दिखाई नहीं पड़ता है, पानी में घुलनशील हो जाता है, घुलित हो जाता है। तो वैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय में क्या क्या डालते हैं, चाय पत्ती और चीनी, पानी, दूध वगैरह में। तो आप देखते हैं एक समय बाद आता है कि जब हम चाय पीते हैं तो वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव में रहता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है। दूसरा पॉइंट ये है, पदार्थ के कण निरंतर
गति करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो इस गति का मतलब क्या होगा? गति का मतलब समझते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, इसका मीन्स क्या हुआ? आइए मैं आपको समझाता हूं। इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे पहला लिखिए, अगर बत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध। दूसरा, परफ्यूम की सुगंध। भोजन की खुशबू। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध, परफ्यूम की सुगंध, भोजन की खुशबू। तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि कैसे पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। भोजन की खुशबू, आप जब देख रहे होते हैं कि मम्मी किचन में जब खाना बना रही होती हैं, तो जब कुछ बन रहा होता है तो हम बाहर बैठे रहते हैं, तो वो खुशबू हमारे नाकों तक आती है। वो कैसे आती है? पदार्थ के कण बेटा छोटे छोटे होते हैं जो गति करते रहते हैं, उसी गति के कारण हमारे नाकों तक खुशबू पहुंचती है कि हाँ, आज किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है, कुछ बन रहा है। तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे नाकों तक खुशबू आती है। जब भोजन बेटा गर्म होता है, गर्म होता है भोजन, तभी हमारे नाकों तक खुशबू आती है। कभी ठंडे खाने की खुशबू आती है हमारे नाकों तक? नहीं आती, क्योंकि जब भोजन बन रहा होता है उसे हम हीट दे रहे होते हैं, ऊर्जा दे रहे होते हैं, तो पदार्थ कण तेजी से गति कर रहे होते हैं, तो उसकी खुशबू हमारे नाकों तक पहुंच रही होती है। और दूसरा, परफ्यूम की सुगंध। जैसे कोई दोस्त है आपका, कहीं आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो, तो वो परफ्यूम लगाया है, तो आप पूछते हो ये कौन सा परफ्यूम लगाया है, फॉग लगाया है क्या? तो वो आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसके कण जो है बेटा हवा में तेजी से गति कर रहे होते हैं, तो उसकी खुशबू आपके नाकों तक दौड़ रही होती है कि हाँ, इन्होंने परफ्यूम लगाया। वैसे अगरबत्ती की सुगंध, घर में जब पूजा होती है तो अगरबत्ती की सुगंध हमारे नाकों तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि पदार्थ के कण हवा में तेजी से गति कर रहे होते हैं, जिससे उसकी खुशबू हमारे नाकों तक पहुँचती है। तब हमें पता चलता है कि हाँ, अगरबत्ती जल रही है, या परफ्यूम की सुगंध है, या गर्म भोजन की सुगंध है, हमारे नाकों तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि हवा में पदार्थ के कण तेजी से गति कर रहे होते हैं, जिनके कारण हमारे नाकों तक सुगंध आती है। तो वही यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक आप बेटा इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम आपका अगला टॉपिक बताते हैं। जैसा कि बेटा मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हवा में पदार्थ के कणों की गति तेज होती है, जिससे कोई भी खुशबू हमारे नाकों तक पहुंचती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, क्या बन रहा है। ठीक है। और पहला पॉइंट मैंने बताया, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उसका मैंने उदाहरण दिया। जैसे आप पानी में नमक घोलते हो, पानी में चीनी घोलते हो, चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, तो उसमें जब पानी में रिक्त स्थान होता है बेटा, कुछ जगह होती है तभी चीनी जाकर उसमें घुलित होती है और नमक तभी घुलता है। तो आइए इसमें तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के तीसरा पॉइंट ये है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने आपको क्या लिखा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए इसको समझते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने आपको क्या बताया कि ये सब थ्योरी जब आपको पता होंगी, जब आप दिमाग में रखोगे, तो जब हम कल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट कल वहाँ पे बहुत लगेगा। तो आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिए। मैंने क्या बताया कि आप क्लास 9 में चीज़ें थोड़ी स्टैंडर्ड हैं जो दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। यहाँ पे बेटा मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक पहला इसमें है अंतरा आणविक बल, और दूसरी चीज है यहाँ पे अंतरा आणविक दूरी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल यही कॉन्सेप्ट आप जब पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे आप डाल दो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप माइंड में रखिए। तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताई, दो चीजें, पहला अंतरा आणविक बल, दूसरा अंतरा आणविक दूरी। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये दो चीज आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कण ले लिए, ये आपके कण, ठीक है, ये आपके कण पार्टिकल, ठीक। ये एक दूसरे से बेटा अंतरण आणविक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अंतरण आणविक एक तरह का आकर्षण बल है। ये कैसा बल है, आकर्षण बल, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये अंतरण आणविक बल एक तरह का आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए समझ, ये बेटा एक कण दूसरे से आकर्षण बल द्वारा ऐसे जुड़े रहते हैं। ये ऐसे एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐसे एक दूसरे से सब ऐसे बेटा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं आकर्षण बल। अब देखिए यहाँ पे लिखिए अंतरा आणविक बल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अंतरा आणविक दूरी, ठीक है। इसको आप सेट करके रखिएगा, ये स्टार लगा लीजिए।
मैंने इसमें कहा दो चीज़ें आपको याद रखना है, पहला अंतराणविक बल, दूसरा अंतराणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये एक तरह का आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स। मैंने क्या कहा, अंतराणविक बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अंतराणविक दूरी। ये कॉन्सेप्ट कल आपको एकदम जब हम ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको आप एकदम माइंड में सेट करके रखिए। जब बेटा हम अंतराणविक बल को बढ़ाएंगे ये दूरी कम हो जाएगी। अब इसको आप समझिए, जैसे मैं इन दोनों कणों को पास पास लाऊंगा, इन दोनों कणों को मैं पास पास लाऊंगा, इनकी दूरी अभी इतनी है, ठीक है। इनको जब मैं पास पास लेकर आया, इनके बीच की दूरी कम हो गई, ठीक है। इनके बीच की दूरी अभी इतनी है, जब मैं बल लगाकर इनको पास पास लाया तो इनके बीच की दूरी इतनी हो गई, ठीक है। उसके बाद जब मैं इनके बीच की दूरी को दूर करूंगा तो अंतराणविक बल कम हो जाएगा। जब इनके बीच की दूरी ज़्यादा कर दी तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तब तक आप यहाँ तक नोट करिए या स्क्रीनशॉट रखिए, मैं हट जाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको पदार्थ बताया, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, उसके बाद मैंने पदार्थ के अभिलक्षणीय गुण, जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तीसरा मैंने बताया पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहाँ पर बेटा थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर मैंने वहाँ अंतराणविक बल की अगर ये स्पेलिंग लिखी हो, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, तो वहाँ से बेटा एक छोटा सा अपना ठीक कर लेना। यहाँ पर इंट्रा ना होकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स दूसरा होगा। वो दो यौगिकों के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, दो अणुओं मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो वहाँ पर छोटा सा आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब भी बेटा मैं कोई भी क्लासिफिकेशन की बात करूं तब आपके माइंड में एक बात सेट होनी चाहिए, तब आप फटाक से एक क्वेश्चन पूछ लेना, सर किस बेस पे आप कर रहे हो। कोई भी वर्गीकरण हो, मैं आपके यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाला हूँ, चाहे मैं बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन करूँ, चाहे मैं केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन, किसी भी का क्लास, वहाँ पे आप आधार जरूर पूछिएगा। क्या पूछेंगे आप? आधार जरूर पूछिएगा कि किस बेस पे आप कर रहे हो, बेस, ठीक है। किस बेस पे सर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। पदार्थ का वर्गीकरण पहला हम देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। यहाँ पर किसके आधार पर देख रहे हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा क्या है? रासायनिक अवस्था के आधार पर। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने हैं? 3, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। इंग्लिश में इसे बोलेंगे सॉलिड स्टेट और इसे लिक्विड स्टेट और इसे गैसियस स्टेट। ठीक है। होते तो बेटा 5 हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आगे 2 और होते हैं, वो साइंस्टीन वगैरह करके, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आप जब क्लास 11th में आएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 तरह के होंगे। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट। अब ये किस बेस पे होगा सर? तो यहाँ पर ये होगा कणों की विशेषताओं के
आधार पर, ठीक है। कणों की विशेषताओं के आधार पर कितने तरीके के? 3, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, गैसियस अवस्था, गैसियस स्टेट। 2 और होते हैं जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, जब आप 11th वगैरह में आ जाओगे तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है आपको। दूसरा है रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर बेटा शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर। और दूसरा क्या होगा? मिश्रण, मिक्सचर। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? मिक्सचर। और शुद्ध पदार्थ को क्लासिफिकेशन कितने तरीके से करते हैं? 2, पहला यौगिक कंपाउंड, दूसरा तत्व। पहला एलिमेंट्स तत्व, दूसरा यौगिक कंपाउंड। और मिक्सचर कौन सा होगा? समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। इसे इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर और इसे हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पहले चैप्टर में बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। और आपके सेकंड चैप्टर में आपका चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। वहाँ पे आपको रासायनिक अवस्था के आधार पर सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया है। ये शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, तत्व, यौगिक, समांगी, विषमांगी। आपको सेकंड चैप्टर में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वहाँ पे आपको रासायनिक अवस्था के आधार पर पढ़ाया गया है। और हमारे आसपास के पदार्थ में आपको भौतिक अवस्था के पदार्थ के बारे में बताया गया है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होते हैं, वहाँ पर हम एक दूसरे चैप्टर को अच्छे से समझ के लिंक करा के आपको चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद आपको 360 घुमा के पूरा मतलब कहाँ से चीज़ें लिंक हो रही हैं, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ बताया जाएगा। बाकी आज की क्लास यहीं तक। आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो कुछ आपका डाउट हो वो डाउट आप बेटा टेलीग्राम चैनल पर टाइप करके भेजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आज आपको होमवर्क ये है कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ पे आपको पहचानना है कौन से पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ नहीं हैं। आज का होमवर्क आपका यही है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा साहब। आप आज का टाइम क्या है, बच्चा ज़्यादातर फ़ोन से पढ़ रहे हैं। बेटा आप फ़ोन से पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन करिए। ज़्यादातर आप किताब पढ़िए, किताब से पढ़िए और वहाँ पे क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, नहीं आप इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आप डाउट भेजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।